Good afternoon, students. Today we study about lungs cancer. Previously, we studied oral cancer, which is come under the oncology first unit of your medical surgical second. Now we study about lungs cancer. So here we go. Lungs cancer can arise in any part of the lungs, but 90 to 94.5% of cancer of the lungs are thought to arise from the epithelial cells, the cells lining the large and smaller airway, bronchi and bronchioles. यहाँ पे लंग्स कैंसर के बारे में हम देख रहे हैं. लंग्स कैंसर कहीं पे भी लंग्स के किसी भी पार्ट में अराइज हो सकता है, जो कि कवर कर लेता है 90 to 95% ऑफ कैंसर लंग्स का, लंग्स के एयरवे का. थॉट टू अराइज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल. कहाँ पर होता है ये? एपिथेलियल सेल्स पे अफेक्ट करता है. ठीक है. द सेल लाइनिंग द लार्ज एंड स्मॉलर एयरवे, जो सेल लाइनिंग है स्मॉल और लार्ज एयरवे की, जिसको हम ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स कहते हैं. इस रीजन्स में लंग्स कैंसर होते हैं, और समटाइम ये ब्रोंकोजेनिक भी कैंसर भी होते हैं और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास भी होते हैं. Cancer can also be arise from the pleural called mesothelioma or rarely supporting tissue within the lungs, for example blood vessels. So यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये ट्यूमर, ये कहाँ कैंसर के प्लूरल कैविटी जो हमारी होती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है. राइट. ओके. सो ये है लंग्स कैंसर का इंट्रोडक्शन. मैं आपको इन हिंदी फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइनिंग लंग्स में कैंसर अराइज हो रहा है, जो कि किसी भी पार्ट में हो सकता है. ठीक है. इट कैन बी ऑल्सो अराइज इन द प्लूरल कैविटी ऑल्सो. जो लंग्स कैंसर है वो कवर कर लेता है 90 to 95% ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में. ठीक है. सो इसकी इटियोलॉजी क्या है? स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग. स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग होती है, कोई स्मोक कर रहा है और उसका धुआं भी हमको जा रहा है, मतलब सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं उसे. जो स्मोक कर रहा है वो भी, लेकिन जो उसके बगल में जैसे जनरली घर में जैसे जो बड़े लोग रहते हैं है ना, वो लोग करते हैं, जो बूढ़े लोग रहते हैं वो स्मोक वगैरह करते हैं. तो अब वो घर में ही करते हैं, तो जो उस उनके आसपास रहता है वो उस चीज को इनहेल कर रहा है. दैट इज कॉल्ड पैसिव स्मोक. फिर आता है प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर. प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर जो पहले कभी हुआ हो वो. फिर आता है फैमिलियल प्रीडिस्पोजन. फिर आता है लंग्स डिजीज. को ऐसे लंग्स डिजीज की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, एब्सॉर्ब फाइबर की वजह से और रैंडम गैसेस की वजह से, कुछ ऐसी गैसेस जो लंग्स कैंसर आगे जाके कर सकती हैं, उनको हम रैंडम गैसेस कहते हैं. कैसे होता है ये देखो. मेटास्टिक ट्यूमर कहाँ होता है? ब्रेन में. फिर लिवर, एड्रिनल ग्लैंड, डन. यहाँ पे ये बोन, ये इस तरीके से क्या करती है? कॉज करती है. तो देखो सबसे पहले इसने कहाँ किया? डिस्टेंट लिम्फेटिक नोड मेटास्टेटिस यहाँ पे. तो प्राइमरी ट्यूमर कॉज किया इसने ब्रैंकी और ब्रोंकियोल्स में. ठीक है. ये लंग्स का डायग्राम है, आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. आप देख लें, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ.
सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं आगे. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द लंग्स कैंसर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्टम्स रिलेटेड टू कैंसर: कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, wheezing, चेस्ट पेन, कफिंग अप ब्लड एंड डिफिकल्टी ऑफ swallowing, dysphagia, है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्टम्स विल बी नोटेड डाउन. सिम्टम्स रिलेटेड टू मेटास्टेटिस. ठीक है, देखो जो प्राइमरी सिम्टम्स है वो ये है: कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, व्हीजिंग व्हीजिंग साउंड आएगा, चेस्ट पेन होगा, कफिंग होगा और डिफिकल्टी इन सॉलोइंग होगा, डिस्फेजिया हो सकता है. सिम्टम्स रिलेटेड टू मेटास्टेटिस क्या हो सकता है? इसमें हेडेक, सीजर्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है और स्ट्रोक सच एज वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, पार्ट्स ऑफ बॉडी में बहुत जगह पे अलग अलग पार्ट्स में सेंसेशन लॉस होना, दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स रिलेटेड टू मेटास्टेटिस. कैंसर रिलेटेड अलग है. ठीक है, फिर आता है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि वेट लॉस होना, वीकनेस होना, फटीग होना. साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन और मूड चेंज आर आल्सो कॉमन. अब डिप्रेशन और मूड स्विंग्स और ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इस वजह से भी क्योंकि पेशेंट है, जो पेशेंट को नहीं पता है, मतलब पेशेंट को पता है कि इट लीड्स टू डेथ. ठीक है, जनरली कैंसर रिलेटेड चीजें सब यही सोचते हैं कि इट लीड्स टू डेथ, राइट. इट्स कैनॉट हील और इट्स डजंट ट्रीटेड बाय एनी अफेक्टेड. सो इस वजह से लोग यही सोचते हैं कि ये इसमें डेथ होने के चांसेस है. तो इस वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत पड़ता है. अब किसी इंसान को पता है कि मैं मरने वाला हूँ कुछ समय बाद, तो फिर वो उसका वैसे ही वो आधा तो वैसे ही मर जाता है ये सब चीजें सोच के, है ना. तो ये साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. ओके, सो ये इस तरीके से इसके साइन एंड सिम्टम्स है. अगर आप ये साइन एंड सिम्टम्स के पहले आपको पैथोफिजियोलॉजी बताने का रहता है. पैथोफिजियोलॉजी जैसे कल मैंने बताई है, आप मुझे बना के बताइएगा. सर ने आपको बताया होगा इससे रिलेटेड. ओके, सो आप देख लीजिएगा कि ये स्टेप बाय स्टेप मेथड होती है मेडिकल सर्जिकल को लिखने की. सो इस तरीके से इसका साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीट होते हैं. यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी अगर आपको चाहिए स्पेसिफिकली, नहीं बन रही है, पहले आप लोग बना कर देखना. नहीं बन रही है तो मुझसे पूछना, मैं आई विल हेल्प यू. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट पे आते हैं. सो मैनेजमेंट क्या है, आप देख सकते हैं. मैनेजमेंट हम 3 तरीके से लिखते हैं. कैसे? तीन तरीके का मैनेजमेंट कैसा होता है? मेडिकल, सर्जिकल, और नर्सिंग मैनेजमेंट. ठीक है, इस तरीके से 3 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्जरी. देखो, मैंने कल ही हम लोगों को बताया था कि जो कैंसर है, कैंसर रिलेटेड चीजें मेडिकल मैनेजमेंट से हील नहीं होगी. क्यों? क्योंकि कैंसरस चीजें रेडिएशन और इट बिलोंग्स टू द सर्जरी डिपार्टमेंट. ओके, देन जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या आएगा? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. जैसे कि इसमें यहाँ पे मेंशन है कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, व्हीजिंग, चेस्ट पेन, कफिंग, है ना. और सिम्टम्स रिलेटेड टू मेटास्टेटिस, तो ये तो कैंसर रिलेटेड हो गया. नॉन स्पेसिफिक जैसे कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है तो उसमें उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और बहुत सारी चीजें, मतलब इस तरीके से हम उनको करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे. अब यहाँ पे बात करते हैं सर्जरी की. तो सर्जरी में लोबेक्टॉमी होगा. ठीक है, लोबेक्टॉमी
और बाइलेक्टोमी, न्यूमेनेक्टोमी जिसे रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स, रिमूवल ऑफ लोब्स, रिमूवल ऑफ वन लोब, लोबेक्टोमी में, न्यूमेनेक्टोमी में दोनों लोब हट जाएंगे और एंटायर लंग्स को रिमूव करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेनेक्टोमी कहते हैं, है। बाइलेक्टोमी जो होता है उसमें दोनों लोब्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो लिम्फेडेक्टोमी भी होती है जिसमें हम लिम्फ नोड्स को, उसके रीजन्स को लंग्स के आसपास उसको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की सर्जरी हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन थेरेपी होती है, जनरली ओनली श्रिंक ट्यूमर्स एंड लिमिट इट्स ग्रोथ। तो रेडिएशन क्या होता है, ये थेरेपी कैसे होती है, 10 to 15% लॉन्ग टर्म रिमिशन होते हैं, पैल्पिटेशन ऑफ कैंसर, ठीक है। 10 to 15% होता है, मतलब रेडिएशन उन्हीं लोगों को देखा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कीमोथेरेपी की। तो यहाँ पे कीमो सो यहाँ पे कीमोथेरेपी में आप ये देख सकते हैं, सो यहाँ पे रेडिएशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। रेडिएशन थेरेपी क्या है, जनरली ऑन द श्रिंक ट्यूमर। रेडिएशन थेरेपी क्या करती है, जिस जगह पे बल्कीनेस है, जिस जगह पे ट्यूमर है, वो जगह क्या, जो बल्क है उसको क्या करती है, श्रिंक कर देती है, ठीक है, उसको कम कर देती है। तो मतलब पैल्पिटेशन होता है वहाँ पे, रहता है वहाँ पे, 40 to 15% ही पीपल इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो एरिया जिस जगह पे हो रहा है उस जगह को श्रिंक करने की वजह से दैट वुड बी रिड्यूस्ड, ओके। पर ये पूरी तरीके से जाता नहीं है, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म थेरेपी नहीं है, पर हाँ ठीक है, कुछ समय के लिए ये रिड्यूस करी थी, फिर अगर ऐसा होता तो दोबारा आप करवा सकते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है सेक्स और एज ग्रुप पर, ठीक है। अगर ये दोबारा से अकर हो रहा है तो फिर आपको फिर से लेना पड़ेगा, और किसी किसी एज ग्रुप में ये दोबारा से नहीं होता, ओके। देन chemotherapy refers to the administration of drugs that stop growth of cancer cell by killing them or preventing them from dividing. Chemotherapy is the treatment of choice and small सेल लंग्स कैंसर। ये कीमोथेरेपी, ये ड्रग थेरेपी है, ठीक है, जिसमें जो कैंसरस सेल है उसको किल करते हैं, ठीक है। तो ये कीमोथेरेपी एज पर द रिक्वायरमेंट हम लेते हैं, ओके। देन द मैनेजमेंट इज हियर। तो मैनेजमेंट देखो, क्योंकि सर्जरी आ रहा है तो हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, दो तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। एक तो होता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव और एक होता है प्री ऑपरेटिव। तो सबसे पहले हम प्री ऑपरेटिव को देखेंगे। प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले, ठीक है। तो हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, प्रिपेयर द क्लाइंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात हो रही है तो हम इस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसमें, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन, जिसमें चेस्ट एक्सरे आएगा, ईसीजी हम लेते हैं, वही जो चेकअप करते हैं हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले। पल्मोनरी फंक्शन देखते हैं, टेस्ट, ब्लड सैम्पलिंग और यूरिन एनालिसिस करते हैं। फिर आता है ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द पेशेंट टेम्परेचर। पेशेंट का टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर आता है पल्स उसकी देखते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर आता है मेंटेन एयरवे पेटेंसी थ्रू द रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेशन। यहाँ पे जो एयरवे है वो देखना पड़ता है, और एक्सेस सिक्रेशन जो तो नहीं हो रहा है वो भी देखना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराना है, डायरेक्टेड कफ वगैरह तो नहीं हो रहा, सक्शन करते रहना अगर ज़्यादा एयरवे में रिलीज हो रहा है म्यूकस वगैरह तो। encourage patient to have high calorie, high protein diet, adequate fluid intake। हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट लेना है जिससे कि फ्लूइड इनटेक बेटर मिनिमम 2 लीटर्स तो डेली पीना ही है, क्योंकि ऑलरेडी वेट लॉस है,
सर्जरी में जा रहा है ना, तो बॉडी बॉडी नीड्स कैलोरीज मोर। टीच पेशेंट अबाउट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को बताना है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, लेग एक्सरसाइज के बारे में, कफ कफ पोस्ट ऑपरेटिवली जो चीज़ें हैं उसको देखना है। फिर आता है एक्सप्लेन द नीड ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इक्विपमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव इक्विपमेंट के बारे में बताना, जैसे कि ऑक्सीजन, सक्शन, अंडर वाटर सील, ड्रेनेज और सिस्टम इंटरवेंशन इन्फ्यूशन। तो यहाँ पे बताना है कि पोस्ट ऑपरेटिव इक्विपमेंट क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, सक्शन, अंडर वाटर सील, ड्रेनेज क्या होते हैं, इंटरवेनस इन्फ्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन द ऑपरेशन टू पेशेंट एंड फैमिली टू अ लेवल देयर अंडरस्टैंडिंग, हेल्प टू रिमूव द फियर ऑफ द अननोन। यहाँ पे बताना है ऑपरेशन पेशेंट की फैमिली रिलेटेड अंडरस्टैंड करना है, उनका जो फियर है वो चीज़ को हमको बात करके कम अच्छे से कम्युनिकेट करके उनको एक्सप्लेन करके चीज़ों को उनके दिमाग में अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, ये था प्री ऑपरेटिव। फिर यहाँ पे दिखा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पैरामेडिकेशन एंड प्रिस्क्राइब पैरामेडिकेशन। सो यहाँ पे इस तरीके से इसका क्या बताया कि पर्पस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, और प्री मेडिकेशन का रिलैक्स करना है पेशेंट को, रिड्यूस करना है उसकी एंजाइटी रिलेटेड टू द ऑपरेशन, एडमिनिस्टर करना है एनेस्थीसिया। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराया है, हार्ट बीट तेज़ है, तो एनेस्थीसिया नहीं देना, तो इसलिए एनेस्थीसिया देने के पहले उसको हमको क्या करना है, रिलैक्स करना है, राइट। ओके, देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑपरेटिव में ऑस्कल्टेट द चेस्ट ऑफ ब्रेथ साउंड, पहले हमको ऑस्कल्टेशन करना है। ऑस्कल्टेशन क्या है, जब हम स्टेथोस्कोप से साउंड को सुनते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ द पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है, जैसे हम सांस लेते हैं 1 2 1 2 करके, जैसे अनुलोम विलोम कैसे करते हैं वैसे, है ना, तो उसी पैटर्न में हो रहा है या फिर इरेगुलर ब्रीदिंग हो रही है, रुक रुक के हो रही है, ये सब चीजें हमको देखनी है, देखते रहनी है ना, ऐसा। बाद में ऑपरेशन के बाद की बात है, इंट्रा ऑपरेटिव केयर नहीं दे रहे हैं, है ना, इंट्रा ऑपरेटिव इज डिफरेंट पोस्ट ऑपरेटिव में। Okay, now what is it? CO2 retention changes the pulmonary status, indicate the improve of onset and complication. Observe wound site sign of oozoing leakage, and oozoing leakage may require for application pressure, dressing or further alteration for surgeon. ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना है, wound को, साइन को, oozoing leakage को, है ना, और अटेंशन देना है, अगर सर्जन को अटेंशन देना है कि पेशेंट टू फील सेफ एंड अच्छे अच्छे तरीके से। फिर फिर आता है ऑब्जर्व वुंड साइट ऑफ द, जहाँ पे ऑपरेशन किया है उस साइट को हमें ऑब्जर्व करना है ना, इन्फेक्शन तो नहीं है किसी भी तरह का, रेडनेस तो नहीं हो रही है
है ना. इंक्रीज वार्म, स्वेलिंग, प्रेजेंस ऑफ प्रूलेंट exudates. These signs are indicate to possible the infection. Any developing infection must be identified and treated promptly. अगर infection दिख रहा है तो उसको तुरंत हमें treat करना है. ठीक है. मॉनिटर स्प्यूटम का जो कलर है वो ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए. स्प्यूटम इंडिकेट्स द इन्फेक्शन. अगर ग्रीन कलर का आ रहा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. फिर आता है यहाँ पे मॉनिटर पेशेंट टेम्परेचर एवरी 4 आवरली. हर 4 घंटे में हमको पेशेंट का टेम्परेचर देखना है. ठीक है. अगर पायरेक्सिया दिख रहा है या कंफ्यूजन दिख रहा है या रेस्टलेसनेस दिख रहे हैं तो इट्स साइंस ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है. तो अर्ली आइडेंटिफाई कर लिए कि अगर ऐसा तो होने, अगर दिख रहा है ऐसा कुछ तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट हम देंगे. देन नेक्स्ट इज गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स. प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. एंटीबायोटिक्स ग्रेटली reduce the possibility of infection occurring. And once फिर वाइटल साइन देखेंगे. स्टेबलाइज होना चाहिए. अगर सांस लेने में दिक्कत अभी भी हो रही है तो सेमी फाउलर पोजीशन देना है, एडमिनिस्टर देना है एनाल्जेसिक्स. अगर पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ करने के लिए इंकरेज करना है पेशेंट के वुंड को, सपोर्ट करना है कि भाई कफिंग वगैरह तो नहीं हो, तो टर्निंग इंक्रीज द स्ट्रेस पेशेंट को नहीं लेना है. इस तरीके से उसको समझाना है, उसको डीप ब्रीदिंग बोलना है, एक्सरसाइज करनी है आवरली डीप ब्रीदिंग की, है ना. और चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है ताकि पोस्टुलर ड्रेनेज ना हो. एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन थेरेपी अगर ऑक्सीजन की नीडेड है तो. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम देंगे, है ना. सो ये प्रिवेंशन ऑफ लंग्स कैंसर क्या है, से हमको कैसे करना है. स्मोकिंग नहीं करनी है. इम्पोर्टेंट मेजर्स देखना है, जिससे स्मोकिंग वगैरह करेंगे तो लंग्स कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं. इट में मैनी प्रोडक्ट्स दैट निकोटिन वगैरह, गम, निकोटिन स्प्रे, ये सब नहीं यूज करना है. इनहेलर्स नहीं यूज करना है. और अगर ये सब यूज करते हैं तो ये हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है स्मोकिंग को क्विट करने में. तो इस तरीके से हम लंग्स कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो विल कंटिन्यू to the another type of lungs cancer. So thank you class. Thank you.